अभी आपने 2-3 महीने से इस डिसीज का नाम सभी ने ज़्यादातर चैनल्स पे ज़्यादातर लोगों को देखना है, क्योंकि इसके कॉम्प्लिकेशंस थोड़े से ज़्यादा डेंजर होने से ये डिसीज़ अभी वैसे एपिडेमिक जाहिर भी हुआ है चीज़ों के लिए। अगर आप इसके कारण जानना चाहते हैं तो जनरली ये जो डिसीज़ है ये मोस्ट प्रॉब्ली कोविड-19 पेशेंट्स में जो हॉस्पिटलाइज्ड है या जिनकी रिकवरी हो चुकी है ऐसे पेशेंट्स में पाया गया है। ये जो डिसीज़ है वो मॉडरेट टू सीवियर जिनको कोविड इन्फेक्शन होता है वैसे पेशेंट्स में ज़्यादातर पाया जाता है। इसका पहला प्रमुख कारण है कि पहले जो इम्यूनिटी है कम हो जाने की वजह से जितने भी इन्फेक्शंस हैं, ना कि सिर्फ म्यूकरमाइकोसिस, अदर एस्परजिलोसिस, कैंडिडियासिस जैसे अदर फंगस में बैक्टीरियल इन्फेक्शन है काफ़ी ज़्यादा मात्रा तक पाया जाता है क्योंकि इम्यूनिटी कम होने की वजह से। उसका दूसरा कारण है कि हम इस ट्रीटमेंट में स्टीरॉइड्स यूज़ करते हैं। स्टीरॉइड की अपनी एक प्रॉपर्टी है कि स्टीरॉइड हमारी इम्यूनिटी को और कम करता है और ज़्यादा लॉन्ग टर्म स्टीरॉइड लेने से भी ये डिसीज पाया जाता है। इसका तीसरा प्रमुख कारण है कि जो हम हाइजीन मेंटेन करते हैं या ह्यूमिडिफिकेशन मेंटेन करते हैं, क्योंकि कोविड में ज़्यादातर आपने देखा होगा ऑक्सीजनेशन वेंटिलेशन यूज़ होता है और उसमें जो पानी और जो ह्यूमिडिटी उसमें बढ़ती है उस वजह से उनको एक नेचुरल एनवायरनमेंट मिलता है जिसमें ये फंगस ग्रो होता है। बेसिकली ये फंगस नाक के नीचे जिसको साइनस बोलते हैं या ऑर्बिटल साइनस में ज़्यादातर पाया जाता है और वहीं पे ये ग्रो भी होता है। तो ये प्रमुख कारण है ये फंगस जो ज़्यादातर अभी पाया जो आया है। बेसिकली अगर इसके ट्रीटमेंट लाइन में आप देखे जाए तो एक मेडिकल मैनेजर और सर्जिकल मैनेजमेंट ऐसे दो प्रकार के इसके ट्रीटमेंट होते हैं। इस डिसीज को हम SOCM बोलते हैं क्योंकि साइनस, ऑर्बिटल और सेरेब्रल ये तीनों फंक्शंस में ये ज़्यादातर अभी पाया जा रहा है। ये लंग्स में भी होता है पर इस अभी जो हमें जो डेंजरस पेन मिल रहा है वो नेजल नाक के नीचे वाला जो हमारा एरिया वहाँ पे आँख के नीचे वाला एरिया और धीरे धीरे जो ब्रेन का एरिया है वहाँ तक ये पहुँच जाता है और इसके वजह से जो पेशेंट्स को ज़्यादातर सिम्टम्स होते हैं जैसे नेजल ब्लॉकेज, नाक से काला पदार्थ निकलना, आंखों पे सूजन आना, धीरे धीरे उनकी शक्ति भ्रमित चली जाना, ऐसे ज़्यादातर न्यूरल सिम्टम्स होने की वजह से इसका डेथ रेट भी 50% पाया है। अभी जो हम दवाइयों को और सर्जिकल मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं तो इसमें हम जो निडल एंडोस्कोपी करते हैं जिससे हमें उसका ब्लैक स्टार दिखता है उसी और MRI ये दो उसकी जांच की जो मेन प्रमुख साधन है जिससे हमें समझ आता है कि ये इस प्रकार का हमें उनको डिसीज हुआ है करके। अगर ये डिसीज बहुत इनिशियल स्टेज पे होता है तो हम लोग उनका नेजल डिब्राइवमेंट करके कम से कम इनिशियल स्टेजेस में उसको हम कर सकते हैं, मगर ये अगर एक्सटेंसिव ऑर्बिटल और ब्रेन तक चला जाता है तो बहुत उनको बड़ी सर्जरी, खर्चा और दवाइयाँ ये सब ज़्यादा लगते हैं। तो हम अभी सभी से यही बोलना चाहते हैं कि प्रिवेंशन करना, सही से ह्यूमिडिटी मेंटेन करना और जो दवाइयाँ आपने अभी जिक्र किया था वो दवाइयाँ भी पहले ये थी पर धीरे धीरे सरकार भी उसके ऊपर विचार कर रहा है और मुझे लगता है जल्दी इसके ऊपर कोई विचार विनिमय करके ये दवाइयाँ भी कम से कम दामों में हम पेशेंट्स को दे पाएंगे। अभी हम जो दवाइयाँ वो नहीं दे पा रहे तो उसकी जो दूसरी सब्सटीट्यूट है क्लास्ट्रोफम्बिन वगैरह करके उनको हम लोग अभी उस पर ट्राई कर रहे हैं जिसमें अभी हमने ऑलरेडी जो हमारे 140 बेड तक हम पहुंच गए थे जो कि कोविड में थे, उसमें से ऑलरेडी 35 से 40 बेड हम लोग नॉन कोविड में लेके आ गए हैं। ये नॉन कोविड फॉलोअप हमने एक यहाँ पर सिस्टम चालू किया है जिसके अंदर कोविड होने के बाद उसका फॉलोअप, यानी जो कोविड होने के बाद उसमें जो पल्मोनोलॉजी, ये जो ENT, जो म्यूकरमाइकोसिस का आप जिक्र कर रहे हैं और डायबिटीज, ये तीन ज्यादातर रोग जो है वो पेशेंट्स को लगते हैं। तो तीनों के लिए हमने अलग अलग स्पेशल डिपार्टमेंट अभी वहां पर चालू किए हैं ताकि कोविड पेशेंट्स का हम फॉलोअप ले सके। और जैसा कि राधा कृष्ण हॉस्पिटल हमेशा करता है, ये सभी सुविधाएं एक रीजनेबल रेट के ऊपर हम उपलब्ध कराते हैं और ज्यादा से ज्यादा पेशेंट्स को जो है इसका लाभ मिले, इसके लिए हम ऐसी हमारी हमेशा प्रयास यही रहता है कि ज्यादा से ज्यादा पेशेंट्स को इसका जो है लाभ मिले और कम दामों पर उनको अच्छा इलाज। बिल्कुल बिल्कुल अभी भी हम दे रहे हैं। उसमें हम जो है फिजियोथेरेपी जो है, जैसे मैंने बताया आपको, जो लंग्स के ऊपर जो कोविड निमोनिया जिसको बोलते हैं उसका इलाज करना, जो म्यूकरमाइकोसिस के यदि कोई पेशेंट आते हैं हमारे पास तो उनका भी हम इलाज करने के लिए तैयार हैं। और जो है इसके साथ साथ डायबिटीज, तो ये सभी
मर्जों के इलाज जो है हमारे यहाँ पर उपलब्ध होंगे हैं आज ये। हम रविंद्र गनेर हमारा जो है मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, राइट, हम लोग शुरू से ही चैरिटी में ही लगे हुए हैं और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग क्वालिटी सर्विस है। पहली बात ये हमारे यहाँ जो सर्विस है वो हाई क्लास हॉस्पिटल के लेवल पे हम लोग सर्विस देते हैं, उसमें हर वर्ग को हम सर्विस देते हैं और हम ये कोशिश करते हैं कि जो सर्विस को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनको हम डिस्काउंट देते हैं, चैरिटी देते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए कि अगर मल्टी स्पेशलिटी है तो हम हर लाइन की सर्विस उनको दे सकें और उचित दामों में दे सकें। कोरोना काल के अंदर आपने देखा होगा नागपुर में सबसे सस्ती सर्विसेज हम लोगों ने प्रोवाइड करी। इस बार भी हम लोग कोरोना के बाद की जो जरूरत है आफ्टर कोविड, उसके लिए जो जो प्रिकॉशंस लेना पड़ता है या आफ्टर कोविड के लिए जो करते हैं, उन मरीजों को हम लोग कोशिश कर रहे हैं, उनसे कांटेक्ट कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि आपको क्या चीज़ का ध्यान रखना है, क्या डाइटरी रखना है, कैसे मेंटेन करना है। प्लस उनको जब वो हॉस्पिटल में आते हैं तो उनको बाकायदा हम लोग चेक करते हैं, चेक करके उनको फिर फर्दर बताते हैं कि डेवलपमेंट कुछ हो जाए तो हम लोग उसको ठीक कर सकें। इसके लिए हमारे यहाँ चैरिटी डिपार्टमेंट अलग से बना हुआ है, जिसमें अगर कोई एलिजिबल तो अपना वो फॉर्म भर देता है और फिर उसके बाद जो हमारी कमेटी है उसको चेक करती है, चेक करके उनको उस पर अगर उनको दिया जा सकता है तो उनको हम लोग डिस्काउंट भी करते हैं चैरिटी में। इसके अलावा जितने भी दाम हैं, दवाइयाँ हैं, ये सब हम लोग उनको बाजार में सस्ते दाम पे उपलब्ध कराते हैं। तो उसके बारे में मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी ने रिसेंटली 2 करोड़ रुपए का बजट जो है वो पास किया है। ये हॉस्पिटल देखिए 1991 का बना हुआ है। जाहिर बात है कि जो नए हॉस्पिटल बनेंगे उनका जो रख रखाव और जो चीजें होंगी, बाथरूम होंगे, जो पेंटिंग होगी, जो सीलिंग होगी, वो सब चीजें हमारे से कुछ बेहतर आज दिखाई देती है। लेकिन हम भी उसी स्तर तक पहुंच सके और हम भी उसी स्तर की इक्विपमेंट और बाकी सब चीजें प्रोवाइड कर सके, इसलिए हमने इनिशियली 2 करोड़ रुपए का बजट, जिसको हम आगे भी लेके जा सकते हैं, ये आज प्रोवाइड किया है और 6 से 8 महीने के अंदर हम इस हॉस्पिटल को पूरा रिनोवेट कर देंगे। पर जो है हमने अभी अहमदाबाद के फेमस शेल्बी हॉस्पिटल है, डॉक्टर विक्रम शाह है, जो कि पूरे वर्ल्ड में रिनाउंड है नी सर्जरी के लिए, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के लिए। तो वो नी रिप्लेसमेंट सर्जरी हमने उनसे टाई अप कर लिया है। नी रिप्लेसमेंट सर्जरी शेल्बी हॉस्पिटल के लोग हमारे यहाँ आके करेंगे। इसके अलावा हर एक फील्ड में जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है हमारा, उसमें हर एक फील्ड में हम लोग अलग अलग बड़े बड़े जो है जानकार लोगों से और विशेषज्ञों से हम लोग टाई अप कर रहे हैं और यहाँ पर हम उनका टाई अप करके अच्छे नाम जो है हिंदुस्तान के अंदर, उनको यहाँ राधा कृष्ण हॉस्पिटल में लेके आएंगे और उनकी सेवाएं जो है हम यहाँ की पब्लिक को प्रोवाइड करेंगे। और जो भी हमारे यहाँ कोविड पेशेंट डिस्चार्ज होते हैं उनको कुछ डिस्चार्ज मेडिकेशन, उनके डिस्चार्ज बिहेवियर, उनका एनवायरनमेंट कैसे वो रखें, इसके बाद एक्सरसाइजेस कैसे करें, इसकी पूरी की पूरी जानकारी देते हैं उनके सेक्शंस में। और हम जो पेशेंट का है वो 7 दिन, 15 दिन और 21 दिन ऐसा फॉलोअप देते हैं। उस फॉलोअप के दौरान जब वो पेशेंट्स आते हैं तो उनकी आंखों की जांच करना, उनके साइनस की जांच करना, उसके बाद उनका लंग फंक्शन टेस्ट करना, इसके अलावा उनके हार्ट की जांच करना, जैसे ईसीजी है और इको है, ये हम कंपलसरी कर रहे हैं। ये जो डिसीज है इसमें ज़्यादातर पाया गया है कि बहुत लोगों को कार्डियक अरेस्ट होता है बिकॉज पल्मोनरी एम्बोलिज्म होने की वजह से या हार्ट में इस वायरस का भी अटैक होने से ये बहुत कॉमन दिखता है। तो ऐसे पेशेंट्स को हम स्क्रीनिंग में ही इको और ईसीजी में उसका पूरा स्क्रीनिंग करते हैं। और जो ब्लड पतली करने वाली दवाइयाँ हैं ये ज़्यादातर 3 महीने तक हमको कंटिन्यू करते हैं। जी, ब्लड थिनर्स का जो इस्तेमाल है तो हम उनको उसमें एडवाइस करते हैं कि वो 3 महीने तक दें। चूँकि आपने इम्यूनिटी का एक बात की है तो उसमें हम लोग पेशेंट्स को प्रोटीन पाउडर्स हो गए, उसके अलावा पेशेंट को एक्सरसाइजेस हो गए, उसके अलावा जो डाइट थेरेपी है, क्या उनके खान पान में होना चाहिए, उनकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, इसका पूरा ध्यान और पूरा एडवाइस है। अगर पिछला स्टैटिस्टिक देखेंगे तो देखेंगे आप 90 लोगों की तो उसमें डेथ हो गई है और उसका रेशियो भी अराउंड 600 से 800 आया है। इतना ज़्यादा एनलार्ज नहीं है जितना हम कोविड में देख पा रहे हैं। कोविड के अराउंड 20% लोगों में ये कॉम्प्लिकेशन या फंगल इन्फेक्शन दिख रहे हैं। फंगल इन्फेक्शन सिर्फ म्यूकरमाइकोसिस ही नहीं, एस्परजिलोसिस आप व्हाइट फंगस बोल रहे हैं, येलो फंगस बोल रहे हैं, ये भी अभी अभी इंडिया में 1-2 जगह ही ये डिटेक्ट हुआ है। तो इसको भी अलार्म साइन लेके सरकार और बाकी मेडिकल फैसिलिटी भी चल रही है कि ये नहीं हुआ आगे जाके।
तो इस सेक्शन में आप स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से पेशेंट्स की संख्या उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी हम लोग पैनिक हो रहे हैं। मुझे लगता है पैनिक होने में कोई इशू नहीं है। आप जो है आपका 7वें दिन आपको थोड़े से भी सिम्टम होते हैं तो आप कृपया जांच कराएं। अपने घर में स्वच्छता मेंटेन करिए। आपके घर में खुले दरवाजे या खिड़कियां उसका रखिए, हवा आने जाने दें, सो दैट आपके फ्रेश एनवायरनमेंट की वजह से ये सब चीज़ों को आप अवॉइड भी कर सकते हैं। और ह्यूमिडिटी भी 30 से 40% के एक रेंज में आपके घर में आप मेंटेन करें। ये अगर करते हैं तो मुझे लगता है इसमें काफ़ी कुछ लोगों को इससे फायदा होगा। नमस्कार। एक बात मैं और कहना चाहता था कि ये कोविड जब पीक पर था तो उस टाइम पर रेमडेसिविर इंजेक्शन की बहुत शॉर्टेज हुई और बहुत शॉर्टेज होने के कारण ये देखा गया कि बाजार में लोगों ने औने पौने दामों पे उसको जो है ब्लैक भी किया और ये भी हुआ। आपको जानकर ये खुशी होगी कि हमारे हॉस्पिटल ने उस पीरियड में भी 150 रेमडेसिविर इंजेक्शन जो पेशेंट्स जो पे नहीं कर पा रहे थे उनको फ्री में दिया और साथ साथ 1.25 करोड़ रुपए का जो जब से ये कोविड चालू हुआ है पीरियड, आप समझिए 22 अगस्त से लेकर जो है जून एंड तक, मई एंड तक हमने 1.25 करोड़ रुपया चैरिटी में डिस्काउंट जो है पेशेंट्स को दिया है। तो ये बात मैं आपके सामने रखना चाहता था ताकि ये बात पब्लिक को भी पता